वेलकम एवरीवन। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। दैट इज, हमें इस वीडियो में ये समझना है कि जो साइक्लोहेक्सेन होता है ना, वो अपने कौन कौन से स्टेबल कन्फर्मर्स बना सकता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। जो हमने दो थ्योरीज पढ़ी थी, बेयर-स्ट्रेन थ्योरी और हीट ऑफ कंबशन ऑफ साइक्लोएल्केन्स, उन थ्योरी से हमें ये समझ आया था कि जो साइक्लोहेक्सेन होता है ना, इट इज मोर स्टेबल देन अदर साइक्लोएल्केन्स। समझ आया? तो सबसे पहले इस पॉइंट को समझो। साइक्लोहेक्सेन is more stable than other cycloalkanes। ठीक है, ये हमने समझा था किससे? बेयर-स्ट्रेन थ्योरी एंड हीट ऑफ कंबशन थ्योरी से। समझ आया? ये दो थ्योरी से हमें ये बात समझ आई थी। अब देखो हमें क्या पढ़ना है कि जो साइक्लोहेक्सेन होता है वो अपने कौन कौन से स्टेबल कन्फर्मर्स बनाएगा। तो पहले तो हमें ये समझना होगा जो उसका बेसिक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, क्या उसमें कोई फॉल्ट है, तभी तो हम अदर कन्फर्मर्स के पास जाते हैं। तो देखो उस चीज को समझने के लिए मैं सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन का एक प्लेनर स्ट्रक्चर बनाती हूँ। ठीक है, तो अगर हम साइक्लोहेक्सेन का प्लेनर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो प्लेनर स्ट्रक्चर क्या होता है? कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैंने बताया था बेयर-स्ट्रेन थ्योरी में कि इसका जो एंगल होता है, जो इसका ये एंगल है, ये कितना है? 120 डिग्री। ठीक है, तो देखो हमारा नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल कितना चाहिए था हमें? नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल हमें चाहिए कितना था? 109 डिग्री। ठीक है, लेकिन हमारे पास एंगल कितना है? 120 डिग्री का। तो इसके वजह से डिजायर्ड एंगल से डेविएशन होना एंगल का, इसकी वजह से यहाँ पे इस साइक्लोहेक्सेन में एंगल स्ट्रेन डेवलप होगा। ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो देखो जो साइक्लोहेक्सेन का प्लेनर स्ट्रक्चर होता है ना, प्लेनर स्ट्रक्चर, इसमें एंगल स्ट्रेन होता है। ठीक है, अब दूसरी बात देखो, इसमें एक और फॉल्ट क्या होता है? अगर हम देखें, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, हर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक दूसरे को क्या कर रहा है? इक्लिप्स्ड कर रहा है। मतलब ये है कि जो यहाँ का कार्बन हाइड्रोजन है वो इस पीछे वाले कार्बन हाइड्रोजन को क्या कर रहा है? ढक रहा है। यहाँ वाला इसको ढक रहा है और ये वाला इसको ढक रहा है। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर इक्लिप्स्ड। समझ आ रहा है? इस पॉइंट्स को समझो। ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर इक्लिप्स्ड। समझ आया? अब देखो इक्लिप्स्ड होने के वजह से क्या होगा? सिंपल सी चीज है, अगर यहाँ पे इक्लिप्स्ड होने के वजह से इसका बॉन्ड पेयर, इसके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा? रिपल्शन होगा। इसके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। और मैंने ये चीज बताई थी कि जब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो? रिपल्शन हो, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्सियोनल स्ट्रेन। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब साइक्लोहेक्सेन का जो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है उसमें एंगल स्ट्रेन भी प्रेजेंट होता है और उसमें टॉर्सियोनल स्ट्रेन भी प्रेजेंट होता है। समझ आ रहा है? देखो जो टॉर्सियोनल स्ट्रेन होते हैं ना, अगर तुम्हें सिंपल याद रखना है कि कहाँ पे तुम टॉर्सियोनल स्ट्रेन पहचानोगे, तो एक बात याद रखो कि टॉर्सियोनल से स्ट्रेन ना जनरली इक्लिप्स्ड एटम के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन इक्लिप्स्ड एटम। और तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कि हर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो एक दूसरे को क्या कर रहा है? इक्लिप्स ही तो कर रहा है, ढक ही तो रहा है। तो क्योंकि इसके प्लेनर स्ट्रक्चर में एंगल स्ट्रेन और टॉर्सियोनल स्ट्रेन होता है, मॉलिक्यूल में स्ट्रेन प्रेजेंट है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो कम स्टेबिलिटी के वजह से ये अपने आप को मोर स्टेबल कन्फर्मर में चेंज करता है। तो लेस स्टेबिलिटी से मोर स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए ही ये क्या करता है? कन्फर्मर्स बनाता है। और वो पॉसिबल कन्फर्मर्स कौन कौन से होते हैं? देखो साइक्लोहेक्सेन के जो पॉसिबल कन्फर्मर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक कन्फर्मर होता है चेयर फॉर्म। ठीक है, एक होता है हाफ चेयर फॉर्म, एक होता है हाफ चेयर फॉर्म। ठीक है,
तीसरा होता है बोट फॉर्म और चौथा होता है ट्विस्टेड बोट फॉर्म। समझ आया? साइक्लोहेक्सेन के कुछ कन्फर्मर्स बनते हैं, वो कन्फर्मर्स कौन कौन से? चेयर फॉर्म, हाफ चेयर, बोट फॉर्म, ट्विस्टेड बोट। अब अगर ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि क्यों ये अपना कन्फर्मेशन चेंज करता है, प्लेनर से अपने आप को नॉन प्लेनर कन्फर्मर में क्यों चेंज करता है? ये सभी के सभी क्या होता है? नॉन प्लेनर। ठीक है, ये अपने आप को नॉन प्लेनर कन्फर्मर में क्यों बदलता है? तो रीजन क्या है कि यहाँ पे एंगल स्ट्रेन और टॉर्सियोनल स्ट्रेन के वजह से मॉलिक्यूल में लेस स्टेबिलिटी होती है और अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए वो ये पॉसिबल नॉन प्लेनर कन्फर्मर्स बनाता है। अब हमें इन कन्फर्मर्स के बारे में डिटेल स्टडी करनी है। समझ आया? अब हम साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, देखो चेयर फॉर्म कैसे बनता है। अगर हम साइक्लोहेक्सेन को बनाए तो वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अब मुझे इसका चेयर फॉर्म बनाना है, तो देखो चेयर फॉर्म कुछ ऐसा बनता है। दो पैरेलल लाइंस बना लो, उसमें ये लाइन बड़ी रखो, ये लाइन छोटी रखो, ये लाइन छोटी रखो, ये लाइन बड़ी रखो। देखो इस तरीके से हमारा क्या बनता है? चेयर फॉर्म बनता है। ठीक है, अगर हम साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है? C6H12 होता है फॉर्मूला। ये ऐसा बना। अभी अगर एक और फॉर्म इसका बनाना चाहो तो कुछ ऐसा भी बना सकते हो। ये भी क्या हो गया? इसका चेयर फॉर्म। समझ आ रहा है? चाहे तो हम इसे थोड़ा सा बड़ा बना दे, इसे थोड़ा बड़ा बना दो। ये दोनों हमारे क्या हो गए? चेयर फॉर्म। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है। अगर इसे ध्यान से देखो तो ये तुम्हें कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये जो चार एटम्स है ये एज इट इज सेम प्लेन में है। हमने क्या कर दिया है? इस वाले पोर्शन को ऊपर उठा दिया और इस वाले पोर्शन को नीचे कर दिया। देखो ये कुछ रेक्लाइनर की तरह नहीं लग रहा है? या फिर जो कंफर्टेबल चेयर्स होते हैं अगर उन्हें देखोगे तो इसे कुछ ऐसा इमेजिन कर सकते हो जैसे यहाँ पे इंसान सोया है, तो ये हो गया, ये इसके पैर हो गए, यहाँ पे बॉडी हो गई और यहाँ पे इसका हेड हो गया। तो चेयर कुछ ऐसा ही तो होता है ना। तो ये बना लिया हमने साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म। ठीक है, चेयर फॉर्म बनता कैसे देख लो, समझ लो। ये जो चार एटम्स है इनका प्लेन सेम रखो, इस वाले पोर्शन को थोड़ा ऊपर खींच दो, इसको थोड़ा नीचे बना दो, ये तुम्हें थोड़ा चेयर जैसा बनाना है। ठीक है, अब देखो जो C6H12 होता है उसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 12 हाइड्रोजन में से हम क्या करते हैं? 6 हाइड्रोजन को वर्टिकली अरेंज करते हैं और जो बाकी के 6 होते हैं हम उन्हें कैसा बनाते हैं? पेरीमीटर ऑफ रिंग से निकालता हुआ बॉन्ड दिखाएंगे। ये क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रिंग से निकलता हुआ बॉन्ड होता है। ठीक है, तो जो 6 हाइड्रोजन जो वर्टिकली अरेंज होते हैं ना उन्हें हम लोग बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हम इसे यहाँ लिख देते हैं। जो वर्टिकली अरेंज होता है ना इसे बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, और जो ये रिंग के पेरीमीटर से निकलता है ना इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विटोरियल बॉन्ड्स। अब देखो एक्सियल बॉन्ड्स कैसे बनाना है। तुम्हें ये ऐसे रिंग दिख रहा है, अब तुम्हें यहाँ देखो जहां पे तुम्हें लेवल अप दिख रहा है वहां पे ऊपर की तरफ एक डंडी बना दो, जहां पे लेवल डाउन दिख रहा है वहां पे नीचे की तरफ एक डंडी बना दो। मतलब ये है कि देखो यहाँ अगर हम देखें तो ये ऊपर का लेवल है ना, तो एक डंडी ऊपर, ये नीचे, फिर ये ऊपर, फिर क्या हो जाएगा? ये नीचे, फिर ये ऊपर, फिर ये नीचे। इस तरीके से ही बनाना है। ठीक है, इसमें अगर बनाना चाहो तो देखो वही सेम चीज बना लो। ये ऊपर, ये क्या हो जाएगा? नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, और ये क्या था? ऊपर। समझ आया? तो जो ये वर्टिकली बॉन्ड्स होते हैं इन्हें एक्सियल बॉन्ड्स कहते हैं। और अगर ध्यान दो तो एक्सियल बॉन्ड्स क्या होता है? अगर एक कार्बन का एक्सियल बॉन्ड ऊपर होगा तो दूसरे का नीचे, ये फिर ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ये ऊपर, फिर ये नीचे। ठीक है, मतलब ऑल्टरनेट कार्बन के एक्सियल बॉन्ड्स हमेशा एक डायरेक्शन में नहीं रहेंगे, एक ऊपर तो एक नीचे रहेगा। समझ आ गया? अब इक्विटोरियल बॉन्ड्स कौन से होते हैं? जो एक्सियल होता है उस पर ए लिख देती हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सियल बॉन्ड। अब इक्विटोरियल बॉन्ड्स क्या होते हैं? रिंग के पेरीमीटर से निकलते हैं। तो हम इक्विटोरियल बॉन्ड्स ऐसा बनाएंगे, ये
ये हो गए, ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, इक्विटोरियल बॉन्ड्स, ठीक। और देखो बच क्या गया यहाँ पे, ऐसा, और यहाँ पे बना लो ऐसा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इक्विटोरियल बॉन्ड्स। तो आई होप समझ आ गया होगा कि C6H12 जो साइक्लोहेक्सेन होता है उसके चेयर फॉर्म में जो वर्टिकल बॉन्ड्स होते हैं उन्हें एक्सियल बोलते हैं, और ऑल्टरनेट कार्बन पे एक्सियल बॉन्ड्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, और जो रिंग के पेरीमीटर से बॉन्ड्स निकलते हैं उन्हें हम इक्विटोरियल बॉन्ड्स कहते हैं। समझ आ गया। अब देखो ये चेयर फॉर्म मैंने समझा दिया, इसे थोड़ा ध्यान से समझो। अब देखो हम क्या करेंगे, इसका न्यूमन प्रोजेक्शन बनाएंगे। अगर हमें C6H12 का बोल दें कि न्यूमन प्रोजेक्शन बनाओ, तो तुम न्यूमन प्रोजेक्शन कैसे बनाओगे वो हमें समझना है, ठीक है। तो तुम्हें क्या ध्यान रखना होगा, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर न्यूमन प्रोजेक्शन किसी बच्चे को नहीं पता तो ये बस पॉइंट्स ध्यान में रखो तो ये समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ से इस मॉलिक्यूल को देखते हैं तो हमें क्या दिखेगा कि जो ये वाला कार्बन है ये इसका फ्रंट कार्बन हो जाएगा, और ये वाला जो कार्बन है ये इसका क्या हो जाएगा, बैक कार्बन हो जाएगा। मतलब इसके पीछे ये वाला कार्बन छुप जाएगा ना, ठीक। अगर हम इस स्ट्रक्चर को साइक्लोहेक्सेन से कंपेयर करें, ठीक है, तो ये वाला कार्बन ये है और ये वाला कार्बन ये है, ठीक है। मतलब सामने से देख रहे हो तो ये वाले कार्बन के पीछे ये वाला, ये इसका बैक कार्बन हो जाएगा, फ्रंट कार्बन। अगर हम सेम इस मॉलिक्यूल को यहाँ से देखते हैं तो देखो फिर से क्या होगा, ये वाला कार्बन हमारा फ्रंट हो जाएगा, ये बैक हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसको और इसको क्यों छोड़ दिया, देखो मैं ये जो मैंने 4 डॉट्स बनाए हैं ये इन 4 कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला कार्बन है, और जो ये वाला पोर्शन है ये वाला कार्बन है, ठीक है। मतलब ये है, अगर हम देखें तो इन दोनों कार्बन के लिए ये हमारा क्या बढ़ता है, कॉमन कार्बन। इन दो कार्बन के लिए क्या होगा, ये हमारा कॉमन कार्बन। तो अभी हमने क्या किया है, कॉमन कार्बन वाले को छोड़ के बाकी कार्बन्स को फ्रंट और बैक करके व्यू किया है, ठीक है। तो देखो तुम्हें क्या करना है, इस तरीके से देखना है कि जो कॉमन कार्बन पड़ रहा है, इन दोनों कार्बन का ये कॉमन कार्बन इसे छोड़ दो, और इन दो कार्बन की ये कॉमन कार्बन इसे छोड़ दो, और बाकी का देखो क्या हिसाब है कि ये फ्रंट कार्बन, ये उसका बैक कार्बन, ये फ्रंट कार्बन, ये इसका बैक कार्बन। अगर हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो अगर अब मैं न्यूमन प्रोजेक्शन बनाना चाहूँ तो अभी तक हमने क्या सीखा था कि जो न्यूमन प्रोजेक्शन होता है वो अभी तक ज्यादा से ज्यादा 2 कार्बन का बना रहे थे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ऐसा कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर आ जाए तो कैसे न्यूमन प्रोजेक्शन बनाओगे, पहले इन दो कार्बन को देख, इन दो कार्बन में जो फ्रंट पड़ रहा है ना उसे डॉट से बना लो, ये इसके लिए बैक कार्बन है तो इसे बड़े डॉट से बना लो, ठीक है। सेम यहाँ के लिए, अगर तुम यहाँ के लिए जाओगे तो ये फ्रंट होगा ये बैक होगा, तो फ्रंट वाले को डॉट से, बैक वाले को बड़े डॉट से, ठीक है। अब देखो क्या करना है तुम्हें, जो ये वाला जो कॉमन कार्बन है अगर मैं इसे नेमिंग कर दूं, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1, ये 1 और जो हमारा 4th है वो हमारा क्या हो गया, कॉमन कार्बन है ना। तो देखो क्या करना है, जो ये फर्स्ट वाला कॉमन कार्बन है ये दोनों आगे वाले कार्बन के लिए कॉमन पड़ रहा है ना, दोनों आगे के कार्बन के लिए कॉमन है। तो दोनों आगे वाला कौन सा कार्बन है, ये डॉट वाले ना। तो इनको अगर हम ज्वाइंट कर दे, हमेशा याद रखना कॉमन कार्बन को हमेशा एक दूसरे से ऐसे ही ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। हमने इसे ज्वाइंट कर दिया। अब अगर हम देखें इस वाले कार्बन को, 4th वाले को, तो ये किसके लिए कॉमन पड़ता है, 3rd और 5th के लिए, और ये 3rd और 5th इनके लिए, इन दोनों आइज के लिए कहाँ पड़ रहे हैं, पीछे वाले कार्बन हो गए ना। तो क्या करो, पीछे वाले कार्बन से एक लाइन कनेक्ट कर दो। अब देखो अंतर क्या है, अगर तुम नोटिस करो तो जो ये वाला पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, इसमें डाउन द प्लेन है, और जो ये वाला पोर्शन है हमने स्ट्रक्चर में क्या किया, अप द प्लेन बनाया, मतलब प्लेन में ऊपर की तरफ बनाया। मतलब ये दोनों कॉमन कार्बन एक प्लेन में नहीं पड़ रहा है, एक ऊपर है तो एक नीचे है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इस वाले को इस वाले कॉमन फर्स्ट कॉमन कार्बन को अगर इस लाइन से रिप्रेजेंट किया है तो दूसरे वाले कॉमन कार्बन को उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे बनाऊंगी। समझ आ रहा है। अभी जब बोट वाला समझोगे तो और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, ठीक। तो मैंने 4th वाले को क्या किया है, ऐसे बना दिया है,
अब क्यों मैंने ये बड़े सर्कल से कनेक्ट किया, बड़े सर्कल से कनेक्ट करने से ये पता चल रहा है कि ये पीछे वाले कार्बन का कॉमन कार्बन है। समझ आ गया। अब देखो, अब तुम्हें बॉन्ड्स बनाने हैं तो वैसे ही बना लो। सबसे पहले हम इसका बनाएंगे ना, इस वाले पोर्शन का। तो इस वाले पोर्शन के लिए देखो, अगर तुम्हें ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो जैसे एक्सियल और इक्विटोरियल बने हैं ना, वैसे ही उठा के बना दो, स्ट्रक्चर बिल्कुल सही होगा। तो तुम अगर इस वाले कार्बन को देखो, सेकंड वाले को और थर्ड वाला, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेकंड कार्बन है और ये थर्ड कार्बन है। तो हम इसके लिए पहले बॉन्ड्स बनाएंगे ना। तो ये एक ऊपर का बॉन्ड है, ठीक है, और एक इधर से निकलता हुआ है, ठीक है। अब अगर हम थर्ड वाले को देखें तो थर्ड में क्या है, एक बॉन्ड नीचे की तरफ है, तो एक बॉन्ड ऐसे स्लैंट में है, स्लैंट में इधर की तरफ दिखा रहा है, लेकिन अब इधर तो ऑलरेडी बॉन्ड प्रेजेंट है ना, तो क्या करो, इधर की तरफ बना दो। समझ आया। तो ये हमने बना लिया सेकेंड और थर्ड का न्यूमेन, ठीक है। अब देखो, सिक्स्थ और फिफ्थ बनाना है, फिर से वही कर दो। ये छोटा वाला डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिक्स्थ को, और बड़ा वाला फिफ्थ को, ठीक। तो अब क्या करो, फिर से जैसे बने हैं लाइंस वैसे ही बना दो। ये हो गया एक्सियल, ये हो गया इक्विटोरियल। अब फिफ्थ वाले का कैसे बनाओगे, देखो, ये लाइन ऐसे ही बना दो और एक नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये किसका न्यूमन प्रोजेक्शन है, ये चेयर कन्फर्मेशन का न्यूमन बना है हमने, ठीक है। ये न्यूमन किसका बना है, चेयर फॉर्म का। समझ आ रहा है, ठीक। आई होप इतनी बात समझ आई होगी। किसी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर का न्यूमेन इसी तरीके से ड्रॉ किया जाता है। अब हम इस चीज को समझेंगे कि क्यों चेयर फॉर्म हमने बनाया, मतलब प्लेनर में जो कमियां थी क्या वो यहाँ पे खत्म हुई है। तो देखो, प्लेनर स्ट्रक्चर में क्या कमियां थी कि यहाँ पे क्या था, एंगल स्ट्रेन था। एंगल स्ट्रेन मतलब हमें एंगल चाहिए था 109 डिग्री का, लेकिन यहाँ पे था 120 डिग्री का, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या था, इक्लिप्स्ड एटम होने की वजह से क्या था, टॉर्सियोनल स्ट्रेन था, ठीक। तो यहाँ पे दो कमियां थी। अब अगर तुम यहाँ पे देखो तो ये तुम्हें कैसा कंफर्मेशन दिख रहा है न्यूमन का, ये स्टैगर्ड कंफर्मेशन है। यहाँ पे ये लिख लो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, CH2 को। CH2 CH2 H, H हो गया, H हो गया और ये H हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो तो ये इसका आगे वाले का कार्बन हाइड्रोजन पीछे वाले के कार्बन हाइड्रोजन से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। ये वाला कार्बन हाइड्रोजन पीछे वाले के कार्बन हाइड्रोजन से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। मतलब सारे ही कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या है, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे प्रेजेंट है ना। तो ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा, ये कैसा फॉर्म है, ये स्टैगर्ड फॉर्म है। अगर ये स्टैगर्ड फॉर्म है तो इसका मतलब यहाँ पे टॉर्सियोनल स्ट्रेन तो खत्म हो गया ना, क्योंकि टॉर्सियोनल स्ट्रेन कहाँ पे आता है, जहाँ पे इक्लिप्सिंग एटम प्रेजेंट होते हैं। जहाँ पे इक्लिप्स्ड एटम होते हैं ना, वहीं पे टॉर्सियोनल स्ट्रेन होता है, क्योंकि बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स आगे पीछे में प्रेजेंट होते हैं, रिपल्शन क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टैगर्ड कन्फर्मेशन की वजह से टॉर्सियोनल स्ट्रेन तो क्या हो गया, हमारा खत्म हो गया। दूसरी बात समझो, यहाँ पे चेयर कन्फर्मेशन में ना जितने सारे बॉन्ड एंगल्स कितने होते हैं, 109 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो चेयर कन्फर्मेशन में क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड एंगल, ऑल बॉन्ड एंगल्स और ऑल बॉन्ड एंगल्स आर 109 डिग्री, मतलब यही हमारा डिजायर्ड एंगल था, यही हमें मिल गया। तो सारे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होने की वजह से यहाँ पे जो एंगल स्ट्रेन था वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया। समझ आ रहा है। तो प्लेनर स्ट्रक्चर से इसीलिए साइक्लोहेक्सेन अपने आप को चेयर फॉर्म में बदलता है, क्योंकि जो प्लेनर स्ट्रक्चर में उसमें कमियां थी, वो सारी की सारी कमियां क्या होती है, चेयर फॉर्म में खत्म हो जा रही थी। समझ आया। तो चेयर फॉर्म कैसे बनाना है वो मैंने बता दिया। याद रखो कि जो वर्टिकल लाइंस होती है वो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, जो पेरीमीटर रिंग के पेरीमीटर से निकलते हुए बॉन्ड्स होते हैं या जो लेटे हुए बॉन्ड्स होते हैं वो इक्विटोरियल्स होते हैं। समझ आया। तुम्हें याद रखना है, जब तुम ये स्ट्रक्चर बनाओगे तो जहां पे पॉइंट ऊपर की तरफ है वहां पे डंडी ऊपर की तरफ करो, जहां ये ढलता हुआ है वहां पे नीचे की तरफ लाइन बनाओ। समझ आया। और याद रखो कि एक्सियल बॉन्ड्स जो होते हैं ना, वो ऑल्टरनेट कार्बन पे हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ही प्रेजेंट होंगे। और इक्विटोरियल अगर याद रखना है तो इक्विटोरियल देखो सिंपल है बहुत, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इक्विटोरियल बनाने के लिए क्या करो, देखो इक्विटोरियल बनाना है ना तो इस तरीके से कर दो।
यहाँ पे दो इक्विटोरियल्स देखो ऐसे इस प्लेन में ऐसे लेटे हुए हैं, यहाँ पे दो इक्विटोरियल्स ऐसे ही लेटे हुए बन जाएंगे, मतलब चार तो हमने बना ही दिए। बाकी अगर दो बनाने में दिक्कत हो रही है तो सिंपल याद रखो कि अगर तुम्हें इसका इक्विटोरियल बनाना है तो एक इस वाले को देख, एक कार्बन छोड़ के दूसरे वाले कार्बन का जो इक्विटोरियल का डायरेक्शन दिखेगा उसी की तरफ बना दो। समझ आए? देखो ये अब मैंने बना दिया। अब अगर मुझे इसका इक्विटोरियल बनाना है तो एक कार्बन छोड़ के यहाँ पे जाओ, तो इसका तुम्हें इक्विटोरियल ऐसा दिख रहा है ना, तो उसी डायरेक्शन में ही बना दो। तो इस तरीके से एक्सियल और इक्विटोरियल बन जाता है। आई होप चेयर फॉर्म समझ आया होगा, पॉइंट्स को याद रखो। तो अब देखो हम इसका बोट फॉर्म पढ़ेंगे। बोट फॉर्म में क्या होता है, देखो बोट फॉर्म कैसे बनता है। अगर इसी स्ट्रक्चर को हमने क्या कर दिया, चेयर फॉर्म कैसे बनाया था, चेयर फॉर्म में क्या था, एक ऊपर तो एक ये नीचे था, मतलब ये ऑपोजिट प्लेन्स थे। ये जो CH2 था, एक CH2 अगर ऊपर है तो एक CH2 नीचे था, ये था चेयर फॉर्म। बोट फॉर्म देखो कैसे बनता है। बोट फॉर्म में क्या होता है, ये दोनों ही प्लेन, मतलब ये दोनों ही पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये दोनों ही क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा। तो बोट फॉर्म में क्या होता है, बोट फॉर्म कुछ ऐसा होता है, मतलब ये जो अभी पहले ऊपर नीचे थे अब वो क्या हो गए, सेम डायरेक्शंस में हो गए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बोट फॉर्म है। ये हमारा क्या हो गया, बोट फॉर्म। ठीक, अब अगर चाहो तो तुम इसमें भी क्या कर सकते सबसे पहला काम क्या करो, एक्सियल और इक्विटोरियल बनाओ। ठीक है, तो एक्सियल इक्विटोरियल कैसे बनाओगे, पहले इसका बड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना लो। ठीक है, देखो तुमने ये बनाया, अब इसमें तुम्हें एक्सियल इक्विटोरियल बनाना है तो फिर से याद रखो एक्सियल ऊपर जहां पे वहां ऊपर बनाओ, ऊपर नीचे, ये भी क्या हो जाएगा नीचे, ये ऊपर, ये क्या होगा नीचे, ये भी होगा नीचे। ये हमने क्या बना लिया, एक्सियल बना लिया। अब इक्विटोरियल बनाना है तो मैंने बताया था ये दो तो एज इट इज निकाल दो ऐसे, इक्विटोरियल ये होगा इसके इक्विटोरियल बॉन्ड्स। और अगर इनके इक्विटोरियल्स बनाना है तो क्या करो, एक कार्बन छोड़ के दूसरे वाले से कंपेयर करो, उसी के डायरेक्शन में बना दो। तो ये हो गया इक्विटोरियल। इसके लिए इक्विटोरियल बनाना है तो इसको छोड़ो, इसका देखो ये हो गया इसके डायरेक्शन में इक्विटोरियल। ठीक है, तो ये इक्विटोरियल, ये इक्विटोरियल, 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 और हमारा क्या हो गया, ये एक्सियल, एक्सियल, एक्सियल हो गया, ये एक्सियल बॉन्ड होगा, एक्सियल और एक्सियल। समझ आया? तो इस तरीके से ये हमारा बोट फॉर्म होता है। अब हम इसका भी न्यूमन प्रोजेक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो न्यूमन प्रोजेक्शन बनाना है, देखो है तो ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर ना, अगर साइक्लोहेक्सेन से कंपेयर करो तो ये वही स्ट्रक्चर है ना, मतलब ये चार वो ही एटम है आगे पीछे वाले, और ये हमारे क्या होगा, कॉमन कार्बन हो गए, मतलब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। मतलब याद रखो यहाँ पे जो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, मतलब ये फर्स्ट वाला हो गया हमारा कॉमन कार्बन और फोर्थ वाला हो गया हमारा कॉमन कार्बन। ठीक है, तो वैसे ही बना दो जैसे उसका बनाया था। तो हमें क्या करना है, सेकंड वाले को डॉट से रिप्रेजेंट करोगे और थर्ड वाले को बड़े सर्कल से रिप्रेजेंट करोगे। सेम सिक्स्थ वाले को क्या करोगे, डॉट से, और इस वाले को क्या करोगे, बड़े सर्कल से रिप्रेजेंट करोगे। समझ आ रहा है? अब क्या करोगे, देखो क्या करना है, यहाँ पे जो इसका फर्स्ट कॉमन कार्बन है इसका डायरेक्शन भी ऊपर है और फोर्थ कॉमन कार्बन का डायरेक्शन भी ऊपर है। यहाँ पे जो इसका कॉमन कार्बन था, इसका एक कॉमन कार्बन ऊपर था तो एक कॉमन कार्बन नीचे है। ठीक है, तो इसीलिए हमने एक को ऊपर एक को नीचे बनाया था। ठीक है, ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे कॉमन कार्बन पड़ रहे थे इन द केस ऑफ चेयर फॉर्म। लेकिन अगर यहाँ देखे तो दोनों ही क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो कैसे बनाओगे, देखो ये किसका, ये फर्स्ट वाला कॉमन कार्बन किसके लिए कॉमन है, सेकंड और सिक्स्थ के लिए। सेकंड और सिक्स्थ क्या पढ़ते हैं, आगे वाले कार्बन है, तो आगे वाले कार्बन से ये लाइन ज्वाइंट कर दो। ठीक है, ये रहा। अब देखो तुम्हें क्या करना है, ये जो फोर्थ वाला कॉमन कार्बन है ये किसके लिए कॉमन कार्बन था, थर्ड और फिफ्थ, और थर्ड और फिफ्थ क्या है, पीछे वाले कार्बन है। ठीक है, तो पीछे वाले कार्बन है तो बड़े वाले सर्कल को ज्वाइंट कर दो। लेकिन बड़े वाले सर्कल में क्या आप नीचे की तरफ लाइन बनाओगे कि ऊपर की तरफ, तो देखो ऊपर की तरफ लाइन बनेगा क्योंकि दोनों ही कॉमन कार्बन सेम ही डायरेक्शन में है। समझ आ रहा है? तो अगर तुम्हें ये वाला स्ट्रक्चर आता है तो तुम इजिली न्यूमन भी बना सकते हो। अगर बात नहीं समझ आ रही है तो दोबारा वीडियो देखो, लेकिन ये चीज समझ आ जाएगी। तो हमने क्या किया, पीछे वाले कार्बन से ये लाइन को कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब फिर से बना लो वही पुराना जैसा, ये सेकंड और
थर्ड को देखो, ये सेकंड और ये थर्ड कार्बन। सेकंड के लिए एक बॉन्ड ऐसे है ये तिरछा, तो ये ऐसे, तो ये एक ऐसे, ठीक है। ऐसे ही थर्ड वाले के लिए भी देखो सेम ही चीज है, मैंने बताया ना, ये ऐसे और ये ऐसे, तो एक बॉन्ड इसका भी नीचे ही जा रहा है, मतलब ये भी सेम ही डायरेक्शन में है, ठीक। ये वाला ऐसे है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम इस वाले को इधर कर देंगे। अगर मान लो तुम्हें क्या करना है, न्यूमन प्रोजेक्शन उसी के हिसाब से बनाना है, लेकिन कभी अगर तुम्हें यहाँ दिख रहा है कि तुम्हें यहाँ पे इक्वेटोरियल इस डायरेक्शन में और यहाँ पे ऑलरेडी बॉन्ड बन गया, तो तुम उस टाइम पे इक्वेटोरियल को उधर से इधर शिफ्ट कर लेना, तो इक्वेटोरियल ये थर्ड वाले के लिए ऐसे बन जाएगा। तो ये बन गया सेकेंड थर्ड का न्यूमन। अब देखो ये किसका हम सिक्स्थ और फिफ्थ का न्यूमन बनाएंगे। सिक्स्थ वाले में एक बॉन्ड इक्वेटोरियल इधर है, लेकिन इधर ऑलरेडी बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेटोरियल को इधर कर देंगे ट्रांसफर और एक्सियल एज इट इज नीचे बना देंगे। अब देखो फिफ्थ वाले के लिए क्या है, फिर से इक्वेटोरियल इधर और नीचे, तो नीचे वाला है तो ऐसे बना दो, और फिफ्थ वाला इधर ही है तो इधर, तो हम ऐसे बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बोट फॉर्म, ठीक है। बोट फॉर्म का न्यूमन प्रोजेक्शन। अब देखो ये CH2 है और ये भी हमारा क्या है, CH2। अब देखो तुम्हें चेयर और बोट को कंपेयर करना है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि साइक्लोहेक्सेन के प्लेनर स्ट्रक्चर में टॉर्सियोनल स्ट्रेन होता है और एंगल स्ट्रेन था, उसकी कमी को पूरा करने के लिए चेयर फॉर्म आया। चेयर फॉर्म में क्योंकि कन्फर्मेशन स्टैगर्ड होता है, तो स्टैगर्ड होने की वजह से टॉर्सियोनल स्ट्रेन खत्म हो जाता है और सारे बॉन्ड एंगल्स, क्योंकि 109 डिग्री होता है तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन भी नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, जो ये कॉमन कार्बन्स होते हैं ना, जो ये कॉमन कार्बन है, ये भी एक दूसरे से क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, मतलब इनके बीच में भी रिपल्शन नहीं है, ठीक। तो चेयर फॉर्म में अभी तक हमें कोई कमी नहीं दिख रही है, लेकिन अगर हम बोट फॉर्म में आते हैं तो बोट फॉर्म में देखो सारे के सारे एटम्स तुम्हें क्या दिख रहे हैं, इक्लिप्स्ड फॉर्म में। यहाँ पे बोट फॉर्म कैसा है, इक्लिप्स्ड है, और तुमने अभी देखा कि इक्लिप्स्ड होने के वजह से क्या पैदा होता है, टॉर्सियोनल स्ट्रेन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब बोट फॉर्म में टॉर्सियोनल स्ट्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक। दूसरी बात क्या समझनी है कि यहाँ पे ना एक और रिपल्शन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्लैग पोल रिपल्शन। अब फ्लैग पोल क्या होता है, देखो अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करते हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, तो हमें दिख रहा है कि जो ये फर्स्ट वाला और ये फोर्थ वाला एक दूसरे के बिल्कुल सामने सामने पड़ रहा है। तो अगर मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम होगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, या कोई भी एटम अगर यहाँ होता है, तो इसके बीच में क्या होगा, रिपल्शन क्रिएट होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो जो यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में यहाँ पे एक रिपल्शन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैग पोल रिपल्शन। तो बोट फॉर्म में एक और रिपल्शन होता है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे फ्लैग पोल रिपल्शन। समझ आया। और ये किसके बीच में यहाँ पे हमें दिख रहा है, फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच में, ठीक। अब देखो क्या है, यहाँ बोट फॉर्म में एक और स्ट्रेन होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑपोजिशन स्ट्रेन, और वो यहाँ किसके बीच में प्रेजेंट है, 2 और थर्ड और फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में। मतलब यहाँ पे अगर कोई भी रोटेशन या कुछ भी हमने कराया तो बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे एक और स्ट्रेन प्रेजेंट है, दैट इज बॉन्ड ऑपोजिशन स्ट्रेन। याद रखो कौन कौन से के बीच में, सेकेंड और थर्ड और फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में है, ठीक है। हमने क्या देखा कि जो हमारा चेयर फॉर्म है उसमें सारी की सारी कमियां खत्म हो गई थी, जो कि हमारी प्लेनर साइक्लोहेक्सेन में कमियां थी, ठीक है। तो इसका मतलब प्लेनर स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल कौन सा था, हमारा चेयर फॉर्म है, चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। लेकिन जो हमारा बोट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन है, वो उसको अगर हम कंपेयर करें चेयर फॉर्म से, तो वो लेस स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्ट्रेन प्रेजेंट है। वो कौन कौन से स्ट्रेन है, पहला टॉर्सियोनल स्ट्रेन, दूसरा फ्लैग पोल रिपल्शन, और तीसरा बॉन्ड ऑपोजिशन स्ट्रेन। देखो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब प्लेनर स्ट्रक्चर से ज्यादा बेटर क्या होते हैं, साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मर्स, नॉन प्लेनर कन्फर्मर्स, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, चेयर और बोट। लेकिन चेयर और बोट में अगर कंपैरिजन किया जाए तो चेयर इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ बोट फॉर्म, बिकॉज बोट फॉर्म में कुछ स्ट्रेन प्रेजेंट है, और स्ट्रेन होने की वजह से यहाँ पे क्या है, इसमें स्टेबिलिटी कम होती है एज कंपैरिजन टू चेयर फॉर्म। तो अगर चेयर और बोट के बीच में पूछा जाए तो हमेशा याद रखना चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल। जो चेयर फॉर्म होता है, चेयर फॉर्म
ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा देन बोट फॉर्म। देखो यहाँ पे अभी ये वीडियो खत्म नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है इसलिए मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगी जहाँ पे मैं आगे ट्विस्टेड बोट और हाफ चेयर को एक्सप्लेन करूंगी। तो आई होप इतना चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म का फुल एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। तो अगर चीजें समझ आ गई है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट डेफिनेटली देखें, क्योंकि सेकंड पार्ट देखोगे तभी बातें पूरी क्रिस्टल क्लियर होगी। थैंक यू।